हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो तक हमने जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का आदान प्रदान यहां तक हमने देख लिया था। आज इस वीडियो में हम जो श्वसन से संबंधित आयतन है, श्वसन से संबंधित क्षमताएं हैं और श्वसन से संबंधित जो रोग हैं, इन सभी के विषय में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और ये हमारे श्वसन तंत्र का लास्ट वीडियो होगा, यानी कि आज हमारा श्वसन तंत्र वो कंप्लीट हो जाएगा। यह वीडियो 12th क्लास, 10th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है जो श्वसन से संबंधित आयतन है उनकी बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम श्वसन से संबंधित आयतन। तो इसमें जो पहला आता है वो है टाइडल वॉल्यूम, या फिर इसे हम कहते हैं ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी। तो एक व्यक्ति जब सामान्य श्वसन की क्रिया करता है, एक व्यक्ति जब सामान्य श्वसन की क्रिया करता है तो उस समय दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो निःश्वसन होता है, एक उच्च श्वसन होता है, यानी कि वायु बाहर छोड़ी जाती, अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी कि एक निःश्वसन में फेफड़ों में भरी गई वायु का आयतन, फेफड़ों में भरी गई वायु का आयतन, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक उच्च श्वसन में फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु का आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। यानी कि एक निःश्वसन के द्वारा हमारी फेफड़ों में भरी गई वायु का आयतन या एक उच्च श्वसन के द्वारा हमारे फेफड़ों से बाहर निकाली गई वायु का आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन कहलाता है। और इसका जो मान होता है, यानी कि ज्वारीय निःश्वसन और ज्वारीय उच्च श्वसन का जो माप होता है वो कितना होता है? 500 ml होता है। हम एक निःश्वसन में 500 ml वायु अंदर ग्रहण करते हैं और एक उच्च श्वसन में 500 ml वायु हम बाहर निकालते हैं। और इस प्रकार से 1 मिनट में कितनी हो जाएगी ये? तो 1 मिनट में हम श्वसन की क्रिया करते हैं 12 से 16 बार समथिंग। तो ये टोटल हो जाएगी 6000 से 8000 मिलीलीटर प्रति मिनट। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 प्रति मिनट की दर से निःश्वसन या उच्च श्वसन कर सकता है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसमें प्रति मिनट की दर से, तो 1 मिनट में क्या होता है? 12 से 16 बार हो जाता है। तो प्रति मिनट की दर से निःश्वसन व उच्च श्वसन का जो मान होता है वो होता है 6000 से 8000। ये कैसे निकालते हैं? तो 1 मिनट में जो श्वसन 12 से 16 बार होता है, जबकि एक निःश्वसन में कितना होता है? 500 ml। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 6000 से 8000 प्रति मिनट की दर से निःश्वसन या उच्च श्वसन कर सकता है। ये हो गया ज्वारीय आयतन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो हमारा आता है वो है
निशोषण आरक्षित आयतन, आरक्षित आयतन, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन रिजर्वॉयर वॉल्यूम यानी कि IRV। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें कि निशोषण आरक्षित आयतन क्या होता है, तो वायु की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक निशोषित कर सकता है, निशोषित कर सकता है। IRV यानी कि निशोषण आरक्षित आयतन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति वायु की वह अतिरिक्त मात्रा यानी कि बाहर से वायु बलपूर्वक अंदर ग्रहण कर सकता है। कितनी वायु वो ग्रहण कर सकता है, वो क्या कहलाता है, निशोषण आरक्षित आयतन कहलाता है। और इसे हम IRV कहते हैं। इसका जो मान होगा वो होगा इस प्रकार से, IRV इक्वल टू 2500 से 3000 तक होता है। 2500 से 3000 तक निशोषण आरक्षित आयतन होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है उच्च शोषण आरक्षित आयतन। तीसरे प्रकार का जो आयतन आ जाएगा वो हो जाएगा उच्च शोषण आरक्षित आयतन, यानी कि इसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि ERV, ERV। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि वायु की वह अधिकतम, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्छ्वसित कर सकता है, एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्छ्वसित कर सकता है, क्या कहलाती है, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन कहलाती है। क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्छ्वसित कर सकता है उच्छ्वसन आरक्षित आयतन कहलाता है, यानी कि ERV। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो वॉल्यूम आता वो होता रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि अवशिष्ट आयतन, अवशिष्ट आयतन, या इसे हम कहते हैं RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसकी बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि उच्छ्वसित करने के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु का आयतन, फेफड़ों में शेष बची वायु का आयतन क्या कहलाता है, अवशिष्ट आयतन कहलाता है। यानी कि उच्च शोषण यानी कि वायु को बाहर निकालने के बाद फेफड़ों में जो वायु बच जाती है वो क्या कहलाती है, अवशिष्ट आयतन कहलाती है। और इसे हम RV का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1100 से 1200 ml हो जाएगा। ये हमने 4 आयतन देखे हैं। तो पहला हमने देखा है यानी कि टीवी की हमने बात की टाइडल वॉल्यूम, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 500 ml, 500 ml हो जाएगा। इसमें शोषण के द्वारा, निशोषण के द्वारा 500 ml वायु अंदर ग्रहण करते हैं और 500 ml वायु बाहर छोड़ते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी IRV, इसका मान हो जाएगा 2500 से 3000 तक, यानी कि एक व्यक्ति बलपूर्वक वह अतिरिक्त मात्रा जो फेफड़ों के अंदर ग्रहण करता है वो क्या कहलाती है, निशोषण आरक्षित आयतन यानी कि IRV।
इसके बाद में हम बात करते हैं ERV, यानी कि एक व्यक्ति बलपूर्वक उच्चवसित कर सकता है। कितनी वायु उच्चवसित कर सकता है, वो कहलाता है उच्चवसन आरक्षित आयतन। इसका मान हो जाएगा 1000 से 1100 ml। इसी प्रकार से जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, यानी कि उच्चवसित करने के बाद जो फेफड़ों में शेष बची वायु का आयतन होता है, वो कहलाता है अवशिष्ट आयतन, और इसका मान होता है 1100 से 1200 ml। और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आगे हम जब कैपेसिटी पढ़ेंगे तो उसमें इनकी वैल्यू हमारे काम आएगी। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं, हम रेसिडुअल जो शोषण से संबंधित जो क्षमताएं हैं वो किस प्रकार से, उनकी बात कर लेते हैं। शोषण से संबंधित क्षमताएं। शोषण से संबंधित क्षमताओं में हमारा पहला जो आता है वो है निशोषण क्षमता। निशोषण क्षमता या इसे बोलते हैं हम आईसी। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, ये होता क्या है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक निशोषण के द्वारा ग्रहण की जा सकती है। यानी कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक निशोषण के द्वारा ग्रहण की जा सकती है, क्या कहलाती है? निशोषण क्षमता कहलाती है आईसी। तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि हम क्या करते हैं, टीवी 500 ml तो वैसे ही निकालते हैं, और इसके साथ में जो हमारा ये आ जाएगा जो निशोषण आरक्षित आयतन है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3000 IRV, ये तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इसका मान निकालेंगे तो मान हो जाएगा IC इक्वल टू 500 प्लस 3000, कितना हो जाएगा 3500 ml हो जाएगा। यानी कि निशोषण क्षमता क्या हो जाएगी IC, वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक निशोषण के द्वारा ग्रहण की जा सकती है, निशोषण क्षमता कहलाती है। तो IC इक्वल टू टीवी प्लस IRV, और इसकी जो मात्रा हो जाएगी, जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 500, यानी कि टीवी का मान कितना है 500 ml है, IRV का 3000 ml है, तो 500 प्लस 3000 यानी कि 3500 ml हो जाएगा निशोषण क्षमता का मान। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है उच्चवसित शोषण क्षमता, उच्चवसित शोषण क्षमता, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं EC से, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इसकी हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक उच्च शोषण में बाहर निकाली जा सकती है, बाहर निकाली जा सकती है। यानी कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक उच्च शोषण में बाहर निकाली जा सकती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इक्वल टू टीवी तो आएगा क्योंकि 500 ml तो बाहर भी हम निकाल रहे हैं, और साथ में जो वायु हम ले रही है कितनी हो जाएगी ERV प्लस ERV, इसका मान हो जाएगा AC इक्वल टू 500 प्लस 1100, यानी कि टोटल जो वैल्यू हो जाएगी इसकी 1600 ml हो जाएगी। यानी कि एक उच्च शोषण से बाहर निकाली जा सकने वाली जो वायु होगी उसकी मात्रा होगी 1600 ml। ये हो गया उच्चवसित शोषण क्षमता, यानी इसी का मान हो जाएगा 1600 ml। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर आती है वो है FRC, यानी कि क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता।
क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता FRC और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उच्च शोषण के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु, उच्च शोषण के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु की मात्रा क्या कहलाती है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। यानी कि जब हम उच्च शोषण कर देते हैं, यानी कि वायु को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद में जो फेफड़ों में शेष वायु बच जाती है वो क्या कहलाती है? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा FRC इक्वल टू बाहर, यानी कि उच्च शोषण आ रहा बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ERV प्लस अवशिष्ट क्षमता है तो किसको ले लेंगे हम? RV, और इसका मान हो जाएगा FRC इक्वल टू ERV कितना है? 1100 है, 1100 प्लस RV कितना है? 1200 है। तो 1100 और 1200 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएंगी? 2300 ml हो जाएगा इसका मान। यानी कि क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता का मान कितना हो जाएगा? 2300 ml हो जाएगा। उच्च शोषण के बाद जो फेफड़ों में शेष जो वायु बच जाती है उसकी जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 2300 ml। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारी क्षमता आती है वो है जैव क्षमता या इसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, VC, वाइटल कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी निःशोषण के द्वारा अधिकतम भरी गई वायु तथा उच्च शोषण के द्वारा अधिकतम निकाली गई वायु क्या कहलाती है? जैव क्षमता कहलाती है। यानी कि निःशोषण के द्वारा अधिकतम फेफड़ों में भरी गई वायु और उच्च शोषण के द्वारा अधिकतम निकाली गई वायु क्या कहलाती है? जैव क्षमता कहलाती है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा VC इक्वल टू, यानी कि निःशोषण है तो निःशोषण के स्थान पर हम रख देंगे IRV प्लस उच्च शोषण है तो ERV और साथ में आ जाएगा TB, क्योंकि 500 ml तो हम वैसे भी निकाल रहे हैं सामान्य शोषण में। तो इसका मान कितना हो जाएगा? IRV का मान कितना है? IRV का मान है 3000 प्लस ERV का मान कितना है? 1100 प्लस और TB का मान है 500। ये टोटल हो जाएगी 4600 ml। यानी कि जो जैव क्षमता का मान हो जाएगा, यानी कि निःशोषण के द्वारा अधिकतम भरी गई वायु तथा उच्च शोषण के द्वारा अधिकतम निकाली गई वायु क्या कहलाती है? जैव क्षमता कहलाती है। और इसका मान हो जाएगा 4600 ml हो जाएगा। इसके बाद में एक और बच जाती है जिसे हम कहते हैं TLC, फेफड़ों में भरी गई कुल वायु क्षमता, फेफड़ों में भरी गई कुल वायु क्षमता, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं TLC से, टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों में भरी गई कुल वायु की क्षमता। तो इसकी हम बात करें, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी गई अधिकतम वायु की मात्रा क्या कहलाती है?
फेफड़ों में भरी गई कुल वायु क्षमता या टीएलसी कहलाती है, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? फेफड़ों में भरी गई कुल वायु क्षमता या टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। तो टीएलसी इक्वल टू, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा टीएलसी इक्वल टू वीसी प्लस आरवी, यानी कि वीसी हो जाएगा जैव क्षमता यानी कुल क्षमता हो गई इसकी, और आरवी जो फेफड़ों के अंदर पहले से वायु बची हुई है वो आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला हम और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे वीसी की जगह हम ये रख सकते हैं आई आरवी प्लस ई आरवी प्लस टीवी प्लस आरवी, और इसके बाद में हम इसको यहाँ पे और भी चेंज कर सकते हैं, टीएलसी इक्वल टू आई आरवी या ई आरवी टीवी को मिलाकर के लिख सकते हैं हम आई आरवी प्लस ईसी प्लस आरवी। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को और भी नीचे चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू हो जाएगी टीएलसी इक्वल टू वीसी कितना है 4600 प्लस, और आरवी कितना है? आरवी है 1200, तो ये टोटल इसका मान हो जाएगा 5800 ml, यानी कि फेफड़ों में भरी गई कुल वायु जो क्षमता होती है, अधिकतम प्रयास के पश्चात हम 5800 ml तक वायु अंदर हम ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस प्रकार से ये हो गई श्वसन से संबंधित वायु क्षमताएं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनसे संबंधित जो रोग कौन कौन से होते हैं। रोग की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है अस्थमा, वैसे हम दमा भी कहते हैं। तो इसमें सामान्यतः होता क्या है, तो जो कुछ एलर्जी कारक होते हैं, एलर्जी कारक होते हैं, उन कारकों के कारण ये रोग होता है। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे वाष्प हो जाएगी, इसके अलावा जो परागकण होते हैं वो हो सकते हैं, धूलकण हो सकते हैं, इसके अलावा खाद्य पदार्थ हैं उनके द्वारा भी हो सकता है। ऐसे बहुत से कारक हैं जिनसे क्या होता है, एलर्जी होती है, और एलर्जी के कारण क्या होता है, जो अस्थमा रोग होता है, इसमें जो श्वसनिका है या श्वास नली है, श्वसनी के अंदर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, और सूजन आने से क्या होता है, उसमें श्लेष्मा की अधिक मात्रा निकलती है, और जब हम उच्च श्वसन की क्रिया होती है, अस्थमा का जो रोगी होता है, जब दौरा पड़ता है अस्थमा का, और उस समय जब उच्च श्वसन की क्रिया होती है, तो उस श्वसन के समय जो सांस छोड़ता है उसमें इसके जो रोगी होता है उसमें सीटी के बजने जैसी आवाज आती है, सीटी के बजने जैसी आवाज निकलती है। यानी कि अस्थमा जो रोग होता है, ये जो एलर्जी कारक होते हैं, जैसे कि वाष्प हो गई, परागकण हो गया, धूलकण हो गया, खाद्य पदार्थ हो गए, धुआं हो गया, ये सभी क्या इसके कारक है जिनसे एलर्जी होती है। ये श्वसनिकाओं को क्या करते हैं, जो श्वसन मार्ग उसको प्रभावित करते हैं। इस कारण से श्वसनी जो होती है उनमें सूजन आ जाती है, या फिर इनमें क्या हो जाता है, श्लेष्मा का अधिक सिक्रेशन होता है, कफ जमा हो जाता है, और इस कारण से क्या होता है, सूजन के कारण जब अस्थमा का दौरा पड़ता है तो उसमें उच्च श्वसन की क्रिया के समय फेफड़ों से जब वायु निकलती है तो श्वसनी है उनसे क्या होती है, बाहर निकलने के समय सीटी के बजने जैसी आवाज आती है। तो इसके बचाव क्या होता है, सामान्यतः जो ये एलर्जी कारक होते हैं इनसे दूर रहना ही इसका बचाव है। यानी कि जो जिन पदार्थों से एलर्जी होती है उन पदार्थों से दूर रहना इसका बचाव है। और इसके उपचार के लिए क्या करते हैं हम, उपचार के लिए ब्रोंकोइलेटर और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोंकोइलेटर या एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अस्थमा या दमा के रोगी के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें हैं, दूसरा है श्वसनी शोथ। इसमें होता क्या है, इसमें जो श्वसनी होती है वो प्रभावित होती है।
श्वसनी के अंदर सूजन आ जाती है और सूजन आने से इनमें से क्या होता है, पीला पीला कफ निकलना शुरू हो जाता है, श्लेष्मा का अधिक सिक्रेशन होता है और ये सामान्यतः होता है श्वसनी स्रोत धूम्रपान करने से। धूम्रपान करने से ये रोग होता है। धूम्रपान करने से जो धुआं होता है जो श्वसन मार्ग में या श्वसनी के अंदर जाता है, तो इस कारण से क्या होता है, श्वसनी है उसमें सूजन आ जाती है और फिर इनसे श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है और पीला पीला इससे कफ निकलता है और इस कारण से श्वसनी शोथ हो जाती है। इसमें सामान्यतः बात करें तो इसके उपाय हैं सीधे ही कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर इससे श्वसनी शोथ से बचना है तो धूम्रपान करना बंद करना होगा। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो होता है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर तो ये भी किसके कारण होता है, धूम्रपान के कारण होता है। धूम्रपान के कारण होता है। ये भी क्या होता है, जो धूम्रपान से जो धुआं निकलता है वो कैंसर जनक होता है। ये कैंसर उत्पन्न करने वाला धुआं होता है, ये फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न कर देता है। और इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, ब्रोंकोइलेटर या एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो रोग आता है वो होता है निमोनिया। निमोनिया जो रोग होता है ये एक जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये रोग होता है। इसके कारण क्या हो जाता है, फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न हो जाता है इस बैक्टीरिया के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण। और इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करते हैं निमोनिया के उपचार के लिए। सामान्यतः यही रोग बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कारक याद रख लेना कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसके कारण से निमोनिया रोग होता है। इसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो होता है सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस, ये रोग किनमें होता है, ये रोग जो हम सामान्यतः बात करें सिलिका से संबंधित जो फैक्ट्रियां होती हैं, कारखाने होते हैं, या एस्बेस्टोस से संबंधित जो कारखाने होते हैं वहां पर होता है। वहां पे क्या होता है, कारखानों में जो धुआं निकलता है उसमें इनकी मात्रा होती है सिलिका और एस्बेस्टोस की। ये मात्रा वायु के द्वारा हमारे फेफड़ों में चली जाती है और वहां पे इनसे क्या हो जाता है, संक्रमण उत्पन्न हो जाता है और इस कारण से ये रोग हो जाते हैं सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस। इस प्रकार से ये जो रोग होते हैं ये होते हैं श्वसन से संबंधित। आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने श्वसन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। श्वसन यानी कि श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।